आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ना। इस वीडियो में जानना क्या है, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कैसे कैसे करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारा जा सकता है, कौन कौन से मेथड है जिससे हमारी बर्थ कंट्रोल पे करा जा सकता है, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्टार्ट हुआ, किस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिगड़ रही है लोगों की, कौन कौन सी पिल्स है मार्केट में, यूट्रिन डिवाइस क्या है, सर्जिकल मेथड्स क्या, सब हम जानेंगे इस वीडियो में ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है कंडीशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन, है ना। ये तो आपको पता, नाम से ही पता लग रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में ना। तो ये डेफिनेशन दी गई। सेकंड फिर उसके बारे में सरकार ने क्या करा। भाई सरकार ने क्या करा, सरकार ने सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, कई कंट्रीज थी उनमें से एक कंट्री थी इंडिया जिन्होंने इसके बारे में बात करी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ माने भी कुछ चीज होती है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा 1951 में। बाद में इसी प्रोग्राम का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया, RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। इसमें क्या क्या चीजें कवर करेगी। सबसे पहले इन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को एम्फसाइज करा। देखो ब्रेस्ट फीडिंग जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर माँ को जिनका बेबी बॉर्न हुआ है अपने दूध पिलाना ही चाहिए, और कम से कम 6 महीने तक पिलाया जाता है। तुम्हें पता है कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती है जो कि बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है सेक्स एजुकेशन पे बात करेंगे। सेक्स एजुकेशन क्या होती है और नॉर्मल एजुकेशन से कैसे फर्क है। सेक्स एजुकेशन बेसिकली है मेल और फीमेल बॉडी को जाना, मेल फीमेल बॉडी को जाने, फीमेल मेल बॉडी, दोनों एक दूसरे बॉडी को, और सेक्सुअल चेंजेस जो भी आ रहे हैं आपकी बॉडी में उनसे जाने और उनके बारे में अवेयर रहे। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन होता है टाइम टू टाइम टीके लगाना, जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, वैक्सीनेशन किया गया सरकार की तरफ से, जा जाके घर घर जाके वैक्सीनेशन किया गया और बच्चों को दवाई पिलाई गई, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, घर घर जाके। इसी में एनजीओ का रोल भी था। एनजीओ आपको पता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। एनजीओ क्या होता है, गांव गांव जाते हैं, घर घर जानते हैं, लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताती है, अवेयरनेस फैलाते हैं, है ना, सारी चीजों के बारे में डिटेल। सेक्स अब्यूज और क्राइम, देखो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जो भी होते हैं उनके बारे में बताया गया। सेक्सुअल अब्यूज होता है किस तरह से होता है, आप देखते हो आजकल के टाइम पे भी गुड टच बैड टच छोटे बच्चों को बताया जाता है बहुत अर्ली स्टेज होता है कि उनके साथ कभी कुछ मिसबिहेव हो, इस तरह की एक्टिविटी हो तो उन्हें पता रहे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ तक बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात समझो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है कि किस तरह से पॉपुलेशन, देखो एक्सप्लोजन मतलब कोई चीज का फट जाना, यहाँ पे फट जाने का मतलब कि इसका बहुत बुरी तरह से बढ़ जाना। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है। अब नंबर में बात करूं कि इससे पहले थी चाइना, अब इंडिया ने सरपास कर लिया 144 करोड़ के करीबन करीबन इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एक एरिया के लिए ना। इसका रीजन क्या है, देखो डेथ रेट में डिक्लाइन आ गया। पहले जमाने में ना कई सारे लोग बीमारियों से मर जाते थे बेटा। 1921 में स्पेनिश फ्लू आया था, 1.5 करोड़ लोग मरे उसमें इंडिया के, और अकेला इसी टाइम ये टाइम है जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन गिरी। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं गिरी, डेथ रेट डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जो बीमारियां थी, जैसे आप बात करो टीबी की, तो पहले जमाने में तो लोग टीबी से ही मर जाते थे कई सारे लोग, वही जानलेवा होती थी। धीरे धीरे मॉडर्न टेक्निक्स आई, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज आई, तो डेथ रेट में डिक्लाइन हुआ है। एमएमआर और आईएमआर बेटा, एमएमआर होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी जो बच्चे, माँ जो थी बच्चों को डिलीवर करते करते ही पहले जमाने में डेथ हो जाती थी, बहुत अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी, लेबर पेन की वजह से, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, ऐसी छोटे बच्चों की भी होती, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हो जाती थी। तो वो सब कम हुआ जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह हमारी आगे बढ़ी। अब सरकार ने क्या करा, भाई सरकार ने क्या करा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने चेक करा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसमें चेक करे। सरकार क्या कर सकती है, अवेयरनेस फैलाई, कुछ स्लोगन दिए गए जैसे हम दो हमारे दो। भैया अच्छे स्लोगन दिए जाते हैं, इसका एडवर्टाइजिंग करी जाती है, टीवी पे करी जाती है, पोस्टर पे लगाई जाती है, लोग जा जाके बताते हैं, है ना। तो ये स्लोगन दिए गए। अर्बन कपल्स अडॉप्टिंग वन चाइल्ड, अर्बन मतलब होता है शहरी। अर्बन कपल्स ने कोशिश करी कि सिर्फ एक ही बच्चे को प्रोड्यूस करे या बॉर्न करे, एक ही बच्चा होगा, जितने कम बच्चे होंगे उनका अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो अर्बन मतलब शहरी लोगों ने ऐसा करा। मैरिजेबल एज को बढ़ाया गया बेटा। अर्लियर फीमेल्स की जो एज थी वो होती थी 16, 2012 से पहले, उसको बड़ा बढ़ा के कितना कर दिया गया 18, और मेल्स के लिए वही आंकड़ा कितना कर दिया गया 21 साल। फिर आगे हम समझेंगे कि इस तरह से देखो अब ये बर्थ कंट्रोल पे लगाम तो लगानी है, इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं बेटा, कोई भी चीज जो बर्थ को रोके, है ना।
तो उसमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि जो भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें, आगे जाके हम पढ़ेंगे जैसे मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करूं, कॉन्डम्स है, फीमेल कॉन्ट्रा डायफ्रागाम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, कॉपर्टी, 36 तरह के हैं। तो उसके एक फीचर क्या होता है, धीरे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, कोई इचिंग ना हो, इरिटेशन ना हो, इजीली अवेलेबल हो, कहीं भी मार्केट में जाए अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वंस आपने इसका यूज हो गया, जैसे मान लो कॉपर्टी की मैं बात करूंगा आगे जाके, तो अगर आपने बोला कि यार 4-5 साल तक मुझे मां नहीं बनना, आपने कॉपर टी इम्प्लांट करा लिया, अब आप चाहते हैं, सडनली आपके दिमाग में है कि मैं मां बनना चाहती हूँ, तो आपने कॉपर टी हटाए, जिस समय आप हटाएंगे आप दोबारा वो क्या हो, क्या प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए ना, और कोई इसका लास्ट में है उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब हम समझेंगे बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्शन की, प्रेगनेंसी ना हो, बर्थ ना हो बच्चों का, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, उसके लिए कौन कौन से मेथड हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले नेचुरल मेथड की बात करें, किसी तरह कोई मतलब ये है कि नेचुरली हो सकते हैं मेथड अवेलेबल। सबसे पहले है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस होता है किसी चीज पे रिफ्रेन या मना करना। देखो जनरली होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूं, जिसे आप पीरियड्स कहते हो, उसे मेंसेस भी कहते हैं, हिंदी में उसे मासिक धर्म भी कहते हैं ना। अब होता क्या है, देखो जिसकी कहानी है कि 28 दिन के देखो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और एक 14th डे जिसे आप कहते हो ओवुलेशन डे, अगर इस समय आपका फिजिकल एक्ट होता है या सेक्स होता है या फिर इंटरकोर्स होता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन यानी विदाउट एनी बैरियर, तो उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं 90, क्योंकि एक ही दिन ओवुलेशन होता है। तो वो कहते हैं कि इससे 3 दिन 4 दिन पहले यानी 10वां डे और 3 दिन बाद यानी 17वां डे, इन डेज के बीच में अगर आप फिजिकली ये वो क्या रिलेशन भी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। तो इसलिए इसमें 10 से देखो 17 दिन के बीच में जो होता है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो के बाद ये 10 से 17 दिन हो, उस समय आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी के ज्यादा चांस, अगर आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी, अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी तो उस समय ये आइडियल टाइम होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सेकंड है विथड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई सेक्सुअल एक्ट हुआ, इंटरकोर्स हुआ, अब जिस समय आपका इजैकुलेशन होना है, मेल का जैसे फील होना था तो उसको इजैकुलेशन होना है, तो उसको स्पर्म्स फीमेल वेजाइना के अंदर रिलीज नहीं करने, जिस समय इजैकुलेशन होना है उस समय उसको पहले इसको विड्रॉ करके स्पर्म्स को बाहर इंजेक्ट करना है, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं करना, ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। तीसरा है लैक्टेशनल एमोनोरिया। लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है, लैक्टेशनल मतलब होता है रिलेटेड टू मिल्क, एमोनोरिया होता है जहाँ पे पीरियड्स का एब्सेंस हो। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो कि न्यूबॉर्न बेबी हुआ, मदर ने उसको दूध पिलाया, अब जिस समय वो दूध पिलाते हैं 6 महीने तक का जो टाइम होता है, उस समय उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होती, यानी पीरियड्स भी नहीं होते। तो उस समय क्या है, देखो ब्रेस्ट फीडिंग टू टेम्परेरी प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या फिर उनकी बॉडी से एग भी रिलीज नहीं होता। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। बात समझ आ गई, तीनों के तीनों नेचुरल मेथड है। फिर हम बात करें बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड मतलब कोई आर्टिफिशियल मेथड है, यार आपने बाहर से कुछ इस्तेमाल करा। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्डम्स। कॉन्डम का नाम आपने सुना ही होगा, लेटेक्स से बने होते हैं। लेटेक्स क्या होता है, एक रबर ट्री होता है, उसका एक मिल्की सैप होता है, थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है, कम उससे बने होते हैं। ऐसी बेटा अब कॉन्डम में देखो दो है, एक निरोध और एक है फेमिडम, दोनों सरकारी ब्रांड है। निरोध का मतलब होता है प्रोटेक्शन, है ना, मेल्स इस्तेमाल करते हैं। फेमिडम होती है जो फीमेल इस्तेमाल करती है। और अगर ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि दोनों, ऐसा भी नहीं कि मेल ने भी प्रोटेक्शन पहन रखा है और फीमेल ने भी, एक टाइम पे एक ही पहने, दोनों पहनेंगे तो ये दोनों ही खराब रहेंगे, ठीक है ना। मेल कॉन्डम को क्या कहते हैं, निरोध, फीमेल को क्या कहते हैं, फेमिडम, दोनों के देने के गवर्नमेंट ब्रांड है। तो देखो कॉन्डम तो बना होता है लेटेक्स का, रबर टी का, जो फेमिडम है जैसे फीमेल कॉन्डम को, वो पॉलीथ्रिल रिंग का होता है, सिलिकॉन का बना होता है जनरली, है ना। और यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीआई। एसटीआई होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एसटीडी सुना आपने, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, कई सारी वार्ड्स है, कई सारी सेक्सुअल, तो इसको एसटीआई से बचाता है। देखो एसटीआई से बचाता है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरे और मेथड की बात करूं, डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, तीनों ही तीनों बेटा फीमेल्स इस्तेमाल करेंगी। बात समझ आई, ये भी प्रोटेक्शन है, तीनों की तीनों फीमेल इस्तेमाल करेंगी। अच्छी बात ये क्या है, ये रीयूजेबल है, मतलब जैसे आपने इस्तेमाल करा उसके 24 घंटे बाद दोबारा धो के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्टली होती है ना, और डस नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीआई। अब ये देखो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से क्यों नहीं बचा पाते। इसका रीजन ये देखो, ये जो कॉन्डम है या फेमिडम है, दोनों के दोनों आप कहाँ पे पहनते हो, वेजाइना में। अब वेजाइना देखो, वेजाइना है और ये कहाँ पे सही इस्तेमाल होते हैं, सर्विक्स में। अब इस तरह आप समझो
लेट अस सपोज मेरा हाथ है, देखो आप, ठीक है, इसमें ये बाहर वाला पार्ट वेजाइना, अंदर वाला पार्ट सर्विक्स है। जब आपने यहाँ पे कॉन्डम की बात करी, आपने फेमिडम की बात करी, आपने बाहर से पहन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट है वो एक्सपोज नहीं हुआ, पीछे सर्विक्स है, तो यहाँ से बेटा ये जा ही नहीं पाते, स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर पाते थे, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। बट डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप, वोल्टा वेजाइना पहन के यहाँ पे आप सर्विक्स पे पहनते हो, तो ये वाला हिस्सा तो एक्सपोज हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, इसलिए यहाँ पे बेटा ये सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन से नहीं प्रोटेक्ट करता। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए फिर हम बात करते हैं इम्प्लांट। अब आपने कहा यार अभी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करना, हमें कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए कुछ टाइम के लिए, परमानेंट तो कुछ नहीं है, आपने कहा हम चाहते हैं 3 से 5 साल तक हमें कोई दिक्कत ही ना हो, तो इम्प्लांट में क्या करते हैं, ये अपर हैंड है आपका, फीमेल से अगर इम्प्लांटेशन अगेन फीमेल होगा, मेल्स में नहीं होता, यहाँ पे हल्का सा एक शीशा लगाया, यानी चीरा कहे ऐसे करके लगाया, फिर क्या करते हैं इम्प्लांट को आपकी बॉडी में ऐसे इंसर्ट कर देते हैं और फिर इस पे टाके मार देते हैं। ये बात समझ आ गई? इम्प्लांट करता क्या, देखो, इट प्रिवेंट ओवरी फ्रॉम रिलीजिंग एग, मतलब जब तक इम्प्लांट रहेगा तो बेटा ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पाएगा, एग रिलीज नहीं होगा तो फिर बेटा मेल स्पर्म उससे फ्यूज नहीं कर पाएगा, फ्यूज नहीं कर पाएगा, जाइगोट नहीं बनेगा, बेबी नहीं होगा। करता क्या इम्प्लांट, इम्प्लांट के अंदर एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से एग को रिलीज नहीं होने देता ना, ओवरी से एग रिलीज नहीं होने देता। एग्जांपल मैं बात करूं किसी प्लांट की, डोर प्लांट नाइन में, इसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल रखी होती है, तो इस तरह से दिखता है, माचिस की तिल्ली जैसा ऐसा दिखता है, देखो ऐसे करके उसमें अगर होता है, ये डोर प्लांट वाला जो है अगर एक प्लांट है इस तरह से दिखता है ना। हाँ तो मैंने आपको बता दिया, अगर साइज की बात करूं तो 1.6 इंच लॉन्ग होता है, मैस्टिक जितना एक माचिस की तिल्ली उस साइज जितना होता है, और इसका डायमीटर होता है 1/8 इंच इन डायमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो मैंने आपके डायग्राम भी बना रखे हैं, ये डायफ्रागम कुछ इस तरह से दिखता है, वॉल्ट इस तरह से दिखता है, सर्वाइकल कैप इस तरह से दिखती है, यहाँ पे ठीक है। हाँ जी, इम्प्लांट कुछ इस तरह से दिखता है ना, कई सारी रॉड होती है, सिंगल रॉड इम्प्लांट है, अगर आपसे एक से ज्यादा वाला होगा, 5 वाला होगा तो ये होगा, है ना। ये मैंने आपको सब बता दिया, स्किन के अंदर स्किन होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 3 से 5 साल तक, है ना। 3 से 5 साल तक आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपने इम्प्लांट कर रखा है। बट अगर आपने कहा गया 3 से 5 साल बाद आपने कहा आइडियल टाइम में प्रेग्नेंट होना चाहती है, कंसीव होना चाहती हूँ, तो आप इम्प्लांट को उसी तरीके से हटाएंगे, यहाँ से आपने ऐसे करके पोछी मारा, फिर आप क्या करते हैं ऐसे करके प्रेस करते हैं तरफ से, आपने खुद नहीं करना, कि डॉक्टर करती है, नर्सेस करती है, तो वो ऐसे करके बाहर आता है, फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब हम जानेंगे सर्जिकल मेथड्स के बारे में। सर्जिकल मेथड बेटा जहाँ पे होता है सर्जरी, और सर्जरी मतलब जहाँ पे इंसिशन हो, हिंदी भाषा में कहीं जहाँ चीरा बड़ा हो, कटिंग वगैरह, है ना। तो 2 तरह से सर्जरी के मेथड देखते हैं, वेसिक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वेसिक्टोमी जो होती है बच्चों आपकी होती है मेल्स में, और ट्यूबेक्टोमी क्या होती है हमारी फीमेल्स में। दोनों बर्थ कंट्रोल मेथड है, इनके बारे में अब देखो जानते हैं किस तरह से वेसिक्टोमी काम करती है। देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक वेस्ट डिफरेंस करके एक नस होती है, वेस्ट डिफरेंस, उस नस को काट के इस तरह से बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी से स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाता। बट अगेन कई लोगों को लगता है यार वेसिक्टोमी होगी तो हमारी सेक्सुअल लाइफ पे फर्क पड़ेगा, सेक्सुअल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप क्या प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। और जनरली मेल्स में होती है, मैंने बताई, देखो उसमें क्या लिखा है, वेसिक्टोमी कैन बी रिवर्स्ड। फिर आपने 5-7 साल बाद आपने सोचा है कि वेसिक्टोमी खत्म कर देना चाहिए, इसी को दोबारा करेक्ट करा जाता है। और एक बात ये भी होती है कि जब आप वेसिक्टोमी रिवर्स कर जाते हैं तो आपके बेटा सीमेन में दोबारा से 95% केसेस में अगेन स्पर्म आ जाता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, स्टरलाइजेशन मिल है, वेस्ट डिफरेंस को तो काट के ब्लॉक कर दिया जाता है। अगेन मैं आपसे बात करूं ट्यूबेक्टोमी की, ट्यूबेक्टोमी होती है बेटा एक फीमेल्स में, वेसिक्टोमी को कहा जाता है नसबंदी। क्या कहा जाता है? नसबंदी। और क्योंकि देखो नस को बांध दिया, ट्यूबेक्टोमी को हिंदी में कहा जाता है नलबंदी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स क्या है, एक नल की तरह, एक पाइप की तरह होती है, ठीक है ना। कई लोग क्या कहते हैं ट्यूबेक्टोमी को भी नसबंदी कहते हैं, इससे भी नसबंदी रियल में नहीं होता। अब इसमें क्या होता है देखो बेटा, ट्यूबेक्टोमी के में क्या होता है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब्स बेटा, और फैलोपियन ट्यूब्स ही एग को कैरी करके ले जाती है, ये बात समझ आ गई यूट्रस में। तो क्या करते हैं बेटा, चाहे फैलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट को देखो बांध काट दिया और यहाँ पे बांध दिया, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड। एक ऐसी एक और होती है हमारी ट्यूब, वो क्या कहते हैं स्टेरेक्टोमी, बट अगेन वो सर्जिकल मेथड है। जब किसी बेटा फीमेल के 5 से 6 बच्चे हो जाए तो कई बार उनको होता है कि डर होता है कि कैंसर ना हो जाए, तो उस केस में पूरा का पूरा यूट्रस ही निकाल देते हैं,
बात समझ आ गई ना, उसे कहते हैं स्टेरेटोमी, बट वो अलग चीज है, ये ठीक है। आगे है नेक्स्ट हमारा इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इंट्रा यूट्रिन, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रिन मतलब यूट्रस के अंदर। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर प्लांट किए जाते हैं जिसके बर्थ कंट्रोल से बचने के, उनमें से है नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग। पहले बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का मतलब उनमें कोई भी दवाई वगैरह नहीं होती। पहला लिपिस लूप, देखो लिपिस लूप इस तरह सांप की तरह दिखेगा, जल्दी की तरह ऐसे दिखेगा। इसको कहाँ पे डालते हैं बेटा, यूट्रस के अंदर डालते हैं। देखो यहाँ लिखा है, और ये किस चीज के बनाते हैं, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली। किससे बने होते हैं, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। किसके साथ मिक्स करते हैं, बेरियम सल्फेट के साथ। लिपिस लूप बेटा ये मेथड आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में ये मेथड यूज भी नहीं होते। आउटसाइड इंडिया के मेथड है ज्यादातर, आउटसाइड इंडिया नहीं फॉरेन में इस्तेमाल होते हैं। बात समझ आ गई, लिपिस लूप हो गया। फिर आपका ये क्या करता है, इंक्रीज फैगोसाइटिस स्पर्म्स का फैगोसाइटिस ये बढ़ाता है। फिर चलते हैं कॉपर लीजिंग। कुछ बेटा यूट्रिन डिसाइड कॉपर लीज करे। सबसे पहले सबसे फेमस का नाम है बेटा कॉपर टी। 10th क्लास में आपने सुना भी हो कॉपर टी करके ना। कॉपर टी नाम से ही पता लगा, टी इसलिए कहते हैं बेटा कि इसकी शेप टी की तरह होती है। मल्टीलोड 375, इसका पूरा नाम होगा मल्टीलोड CU3, यानी ये भी अगेन कॉपर की होती है। सवाल ये आपके दिमाग में असल 375 क्या है, जितना ये बेटा कॉपर टी देखो इस तरह से दिखती है, ये प्लास्टिक की है, इस पे भी यहाँ पे भी कॉपर की कोटिंग, यहाँ पे भी कॉपर की कोटिंग, और ये भी अगेन ये कहाँ पे प्लांट की जाती है, यूट्रस में। इसका नाम कॉपर टी 375 इसलिए क्योंकि इसका एरिया कितना होता है 375 mm²। यहाँ तक समझ आ गया। कॉपर 7 भी है, उसका भी एरिया कहाँ पे डाली जाती है बेटा, देखो डायरेक्ट ये है हमारा वेजाइना, ये हमारा है सर्विक्स, ये हमारा यूट्रस। तो कहाँ पे डाली जाती है, यूट्रस के अंदर डाली जाती है। काम क्या है कॉपर टी का, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब बेटा स्पर्म का ट्रैवल करना, मोटाइल मतलब स्पर्म ट्रैवल करता तभी तो पहुंचता है, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फर्टाइल कर पाना, कितना वो कन्वर्ट कर पाता है उसको जायगोट में। तो ये दोनों के दोनों चीज सप्रेस करती है। अगेन कॉपर टी आपसे बेटा 3 साल के डालती है, 5 साल के डाली जाती है। जब वो वापस आओगे, और ये क्या करती है कॉपर टी बेटा, यहाँ पे डाल के ना कॉपर टी कॉपर लीज करती रहती है। ये कॉपर जो है ना स्पर्म्स को मारता रहता है, धीरे 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 करके स्पर्म्स को मारता रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कमी। तीसरी तरह के इंटरवेंटिव डिवाइस में हार्मोन रिलीजिंग है। पहला है LNG20। LNG20 मतलब है लोअर एस्ट्रोजन 20, और 20 इनकी कोई मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके नाम पे रखी गई है। इट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन होता क्या है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो ये यूट्रस का जो कंडीशन है इस तरह से कर देता है कि अनसुटेबल होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन चाह के भी नहीं हो पाता। बात समझ आ गई, चलिए आगे हम चलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पे। देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि इमरजेंसी है, एक है पहला PRG लो। PRG का मतलब प्रोजेस्टेरोन अकेला लेना। फिर कई बार क्या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का मिक्सचर लिया जाता है, इफेक्टिव विद इन 24 आवर क्वाइटस। यार आप क्वाइटस कहें या कोपुलेशन कहें, आप सेक्स कहें या इंटरकोर्स करें, सबका मतलब एक ही है ना। और अगर मैं आपको बता आईपीएल भी आती है, आईपीएल आपने नाम सुना, अनवांटेड 72। तो बच्चे 70, देखो मान लो कोई फिजिकल एक्ट हुआ आपके साथ, आपको डर है कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लूंगी, जनरली गर्ल सिखाती है इसको, तो उसके में क्या होता है कि आपको ना पिल खा लेनी चाहिए। अगर आपको डाउट हुआ कि प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, या डाउट हुआ आपको कि प्रेगनेंसी हो सकती है, कि आपने ओवुलेशन पीरियड के टाइम पे सेक्स कर लिया और आपको डर है, तो उस समय बेटा ये खानी पड़ती है। 72 घंटे, जब से आपका सेक्सुअल एक्ट हुआ उसके 72 घंटे के अंदर खानी पड़ती है। अगेन इसकी लिमिटेशन ये बच्चे कि पहले 24 घंटे में ज्यादा इफेक्टिव होती है। भाई मान लो 3, अगर ऐसा आपने बांट दिया 24 जीरो, देखो यहाँ आपने लिखा 24 घंटे, फिर 48 घंटे, 72, तो आपने यार यहाँ पे खाएंगे तो यहाँ पे भी खा सकते हैं बेटा, बट होगा क्या कि अगर तीसरे दिन खाएंगे तो उसका थोड़ा सा कम होंगे, चांसेस कम है। पर अगर आप यहाँ खाएंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर और भी आप बताओ, बहुत इमरजेंसी किट भी आती है बेटा, एक किट भी आती है, अबॉर्टिव की कहते हैं उसको। वो उसमें तो 5 टैबलेट होती है बेटा, इस तरह से 1 टैबलेट पहले खानी होती है, 2 टैबलेट बाद में, फिर 12 घंटे का फिर 2 बार 2 टैबलेट खानी होती है। बट ये बेटा बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ये 2-2.5 महीने के बाद खानी पड़ती है, और इससे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। मगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊं कि अगर आपने खाई, मान लो कि आपको प्रेगनेंसी आपको पता नहीं चला, 1 से 1.5 महीना हो गया है,
और आपने इसको खाया तो ये होता है कि 18 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है नॉन स्टॉप। मतलब हर हिसाब से, जैसा आप सोचो किसी ने एक नलके को, पानी के नलके को खोल दिया, इस तरह से क्या होता है ब्लड आपकी बॉडी से रिलीज हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इतना सारा ब्लड रिलीज होगा बॉडी से कंटिन्यूस। तो ये बहुत ज्यादा बेकार है और प्लीज इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनटिल डॉक्टर से बिना एडवाइस लिए। आगे हम समझेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और उनके एवरेज फेलियर रेट क्या है। अगर मान लो 100 में है, सबसे पहले अगर कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं कर रही तो ये है कि 100 में से 90 वुमेन जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अगर आप नेचुरल मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ओवुलेशन डे को ट्रैक करना, आजकल तो पीरियड ट्रैकर्स भी है, वो दिन आप सेफ सेक्स कर रहे हैं तो उसमें 20 से 30 मतलब हो सकते हैं चांस है, मतलब 100 में से 20 से 30 में कंसीव करती हैं। क्वाइट्रस इंटरेक्शन मैंने आपको बताया, विथड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, ये भी अगेन नेचुरल मेथड में आता है, तो उसके चांसेस क्या 100 में से 23 वुमेन कंसीव करते हैं। फेलियर रेट इतना, एक्चुअली बेसिकली ये फेलियर रेट का डाटा है। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप स्पर्मिसाइड है, जेलीस वगैरह है, तो उसमें 100 में से 23 है फेलियर रेट। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गोलियां वगैरह आप खा रहे हैं, पिल्स वगैरह खा रहे हैं बिफोर, उससे में चांसेस फेलियर के 100 में से 20। बैरियर मेथड है, जैसे आप प्रोटेक्शन, जिसे आप कहते हैं कॉन्डम वगैरह कहते हैं, आपने वो लिखिए फीमेल कॉन्डम है, मेल कॉन्डम है, फेमिडम है, वहां पे फेलियर रेट किया 100 में से 10 या 15 में फेस होते हैं। आईयूसीडी इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने लगा रखी है, जैसे कि आपने ये कॉपर टी वगैरह थी, उसके फेल होने के चांसेस 100 में से 6 हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, दवाइयां वगैरह जो हैं उसके फेल होने 100 में से 2 से 3 है। इम्प्लांटेड कॉपर कंट्रासेप्टिव बेटा, यूट्रस वगैरह में इम्प्लांट करे जाते हैं आप, तो उसका देखो 1 से भी कम है, मतलब इसके मैक्सिमम चांस है इसके मतलब फेल ना होने के ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे हम समझते हैं कि एमिनोसेंटेसिस के बारे में। देखो एमिनोसेंटेसिस टेक्निक है यूज्ड टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस। फीटस होता है अनबॉर्न बेबी, जो बेबी अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है उसको बेटा सेक्स डिटरमाइन करने को क्या कहते हैं, एमिनोसेंटेसिस। बट खाली एमिनोसेंटेसिस का काम खाली सेक्स डिटरमाइन नहीं करना नहीं होता, कोई जेनेटिक, देखो यहाँ पे लाइन लिखी है मैंने, एक चेक फॉर फीटल एब्नॉर्मलिटीज। एब्नॉर्मलिटी मतलब कोई उसमें इरेगुलर ट्रेंड, जैसे बर्थ के टाइम पे जो बीमारियां हो जाती हैं अंदर ही माँ के पेट से कहते हैं ना, वही चेक भी करता है। जैसे कौन सी बीमारी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकती है बच्चे को माँ के पेट के अंदर से। तो कैसे होता है इसमें, मतलब देखो इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा पेयर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। दूसरा है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस बेटा एक बीमारी है जिसमें आपके देखो म्यूकस एक लेयर होती है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो थिन होने चाहिए, बट इस बीमारी के चक्कर में क्या होते हैं वो बहुत थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। इट इज प्रीफर्ड बिटवीन 16 एंड 20 वीक्स अप टू प्रेगनेंसी। 16 से 20 महीने हफ्ते के बीच में इसको करा जाता है बेटा। इट इज बैंड इन इंडिया 1994 बेटा। 1994 में इंडिया में इसको बैन कर दिया गया, प्रीनेटल एक्ट कुछ था डायग्नोस्टिक एक्ट के तहत। क्यों बैन करा गया, देखो कि पहले जमाने फीमेल फीटिसाइड होता था बेटा, कि उन्होंने डिटेक्ट करा इससे कि फीमेल बच्ची है, तो उन्होंने क्या करते थे बेटा, उसको मार देते थे, किसी भी तरह से अबॉर्ट कर देते थे, तो 1994 में बैन कर दी। अब इंडिया में क्या ये बैन है, बट अगर आप फेटल एब्नॉर्मलिटीज के लिए दिखाना चाहते हैं, डाउन सिंड्रोम के लिए दिखाना चाहते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए दिखाना चाहते हैं, तो ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं आते। जनरली कॉस्ट इसकी बेटा 7,000 से 18,000 के बीच में आती है, मिनिमम 7,000 है, मैक्सिमम कितना हमारा 18,000। आगे चलते हैं एमटीपी पे। एमटीपी होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज लीगलाइज्ड इन इंडिया 1997 में। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन्होंने लीगलाइज कर दिया 1970। इट इज लेटेस्ट सेव अप टू 12 वीक्स, 12 हफ्ते तक यानी 3 महीने तक ये सेफ होती बेटा। यहाँ तक समझ आ गया। अगर मैं वर्ल्ड वाइड आंकड़ा बताऊं 45 से 50 मिलियन एमटीपी करी जाती है ईयर में। अगर सुनो, अगर आप 1 से 12 वीक्स तक प्रेग्नेंट हो, 1 से 12 वीक्स तक प्रेग्नेंट हो, तो बेटा एक डॉक्टर का आपको रजिस्टर प्रैक्टिशनर का साइन लगेगा या फिर देखेगा, सुपर उसके बाद कर सकती हो। अगर 12 से 24 वीक्स हो गए आपके प्रेगनेंसी को, तो 2 डॉक्टर के साइन लगते हैं, उसके बाद आप मेडिकल के थ्रू जा सकते हैं। 2017 में इसमें अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस करे गए अनवांटेड। बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है कि भाई खुदा ना खास्ता किसी पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, बच्ची के प्रेग्नेंट, तो उसको बेटा हटाने के लिए, या फिर कि अनवांटेड प्रेगनेंसी और आपको थ्रेट लगता है कि माँ को रिस्क भी हो सकता है या बच्चे को रिस्क हो सकता है या बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, उस केस में इसका सहारा लिया जाता है।
आगे चलते हैं हम एसटीडी और वेनिरियल डिसीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स फैलती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन वही है जो हमारी सेक्स एसटीडी से पहले। वेनिरियल डिसीज वो डिसीज होती है कि जो सेक्स के किस पार्टनर के साथ सेक्स करने के बाद जब पार्टनर को है तो ये फैलता है। तो मान लो तीनों तो चीजें एक ही, नाम अलग अलग है। कौन कौन सी कैटेगरी है देखो, ये कुछ बैक्टीरियल डिसीज है, कुछ प्रोटोजोअल डिसीज है, कुछ बैक्टीरियल में जानते हैं गोनोरिया और सिफिलिस बहुत फेमस हुई है। प्रोटोजोआ में आते हैं ट्राइकोमोनाइसिस। वायरल डिसीज में क्या है, जेंटल हर्पी। सब एक एक करके हर सब के तो बारे में तो नहीं जानेंगे, बट अगेन जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एड्स। एड्स का नाम सुना आपने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स की बात करो तो इंडिया में कम से कम 2.5 मिलियन 25 लाख लोग जो हैं इसके पेशेंट हैं। इंडिया में सबसे पहले ये बीमारी 1986 में आई, और इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो एक एलिसा टेस्ट होता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज, फिर फॉरेन एंटीबॉडीज है। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। खाली एलिसा टेस्ट देखो पॉजिटिव आएगा ना तो उसके बाद एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी होता है। तो एलिसा टेस्ट प्लस वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट दोनों मिला के एग्जैक्टली आपको कंफर्म कर पाएंगे कि आपको 99% ये एक्यूरेट। दवाई की बात करूं तो उसमें एजेटी दी जाती है, इसको कहते हैं एजेटोथायमाइडिन, या फिर एक दवाई है रेट्रोविर, ये गने जी जाती है। दूसरी बीमारी हमारी हर्पीस। हर्पीस ही बेटा एक एसटीडी है। पार्फो बीस्ट अल्सर हो जाते हैं बेटा आपके सेक्सुअल पार्ट्स पे या प्राइवेट पार्ट्स पे। टाइप 1 मतलब बॉयज को भी हो सकती है, गर्ल्स को भी हो सकती है। एड्स से बॉयज और गर्ल दोनों को हो सकती है। हर्पीस का एक टाइप 1 एक टाइप 2 है। टाइप 1 जो बेटा ओरल कांटेक्ट से फैलता है, टाइप 2 सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। कौन फैलाता है इसको, हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस। इस वायरस का नाम क्या है, हर्पिक। इसके चेक करने का तरीका क्या है, क्लिनिकल पीसीआर या फिर एंटीजन टेस्ट, है ना। तीसरी बीमारी हमारी गोनोरिया, अगेन बैक्टीरियल डिसीज है। इसका नाम दूसरा क्या है, क्लैप है। जो बैक्टीरिया से फैलाता है उसका नाम है नेसरिया गोनोरिया। इसमें जो अगर सिम्टम बताऊं, ग्राम स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज या कल्चर बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग ऑफ जनरली ये है कि बेटा जैसे व्हाइट डिस्चार्ज होता है, प्रॉपर स्पॉट टाइप का डेवलप होता है। ठीक करने का तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेफ्राट्राइऑक्सिन। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। देखो इनफर्टिलिटी क्या होता है, किसी भी रीजन से आप कंसीव ना कर पाए या फिर किसी को कंसीव ना करा पाए। इनफर्टिलिटी खाली फीमेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मेल्स के लिए भी होता है। अब आप कॉज देखेंगे कि मेल्स में किस वजह से होती है, फीमेल्स में किस वजह से होती है। देखो जनरली आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए सीमेन की जरूरत है। अब एक फर्टाइल मेल, जैसे फर्टाइल मतलब क्या, दैट कुड प्रोड्यूस बेबीज, बच्चे पैदा कर सकता है, उसके लिए इजैकुलेशन, जब आपकी बॉडी से स्पर्म से सीमेन का इजैकुलेशन होता है 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन होना चाहिए, इतनी मात्रा होनी चाहिए बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। बट ड्यू टू सम डिफेक्ट या किसी भी कारणवश जो है इतना नहीं होता इजैकुलेशन में इतने स्पर्म, तो बेटा वो बाप नहीं बन सकता या पिता नहीं बन सकता। दूसरा रीजन है लो स्पर्म काउंट। भाई आपने कहा इतना इजैकुलेशन हो रहा है बट आपके उसमें स्पर्म की कमी है या आपका स्पर्म वीक है, तो उसमें एक बीमारी कंडीशन उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और कई बार ऐसा होता है कि आपके सीमेन में एब्सेंस ऑफ स्पर्म, उसे क्या कहते हैं एजिस्टोस्पर्मिया। इस तरह से 3 कारणोंवश जो है इनफर्टिलिटी मेल्स में आती है। पहला कि इजैकुलेशन में कम होना, दूसरा स्पर्म काउंट होना, तीसरे में क्या होना ही ना। तीनों तरह से बेटा केसेस में कोई आदमी पिता नहीं बन सकता, यानी फादर नहीं बन सकता। बट अगर मैं इसमें बात करूं, अच्छा रीजन क्या क्या है इसके, भाई आपने पढ़ तो लिया 3 कारण किस हो सकते हैं। सबसे पहला बेटा क्रिप्टोकार्डिज्म और फेलियर ऑफ टेस्टिस। देखो क्रिप्टोकार्डिस में क्या होता है, जनरली जब एक मेल बेबी बॉर्न होता है ना, तो जो उसके टेस्टिस होते हैं बेटा एब्डोमेन में होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जाके बाहर आते हैं। बट किसी कारणवश क्या है, जैसे भी बढ़ता गया बट उस तरह नहीं मूव कर पाए, तो इसकी वजह से बेटा टेस्टिस बहुत अंदर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्रिप्टोकार्डियम और एक रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स में। दूसरा है एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस आपको पता है वो नर्स जो स्पर्म्स कैरी करती है, अब उसकी किसी वजह से ब्लॉकेज हो गई है तो वो भी पिता नहीं बन पाएगा। तीसरा बेटा हाइपरथर्मिया और हाईएस्ट स्क्रोटल टेम्परेचर। आपको पता है कि टेस्टिस जो होते हैं हमारे वो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, और हमारी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अब क्योंकि जैसे आप हाईयर टेम्परेचर जैसे क्यों हो गया बेटा कि आपने जनरली मान लो बहुत टाइट जीन्स आप पहनते हो, टाइट अंडर गारमेंट्स आप पहनते हो, या फिर आप कोई भी इस तरह से ड्रेस करते हो जिसकी वजह से आपका बेटा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, तो उस समय ये हाइपरथर्मिया। 3 कंडीशन हो गई मेल्स की, क्रिप्टोकार्डिज्म, ब्लॉकेज, और भी कई सारी, अल्कोहल पीने से भी होता है, आप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो बहुत ज्यादा नशे करते हो,
उन तीनों कंडीशन में इनफर्टिलिटी मेल्स में डेवलप होती है ना। अब अगर मैं बात करूं इनफर्टिलिटी फीमेल्स, तो ये होती है एनुवुलेशन होता है। एनुवुलेशन होता है मतलब कि ओवुलेशन होना। मैंने आपको बताया 14 डेज पे ओवुलेशन होता है जनरली, है ना, एक फीमेल को। तो वो ना होने की वजह से ओलिगोवेशन मतलब ओवुलेशन कम हो, जितना चाहिए रिक्वायर्ड उतना ना हो। नॉन कैलोराइजेशन ऑफ यूट्रस बेटा, यूट्रस का माउथ बेटा किसी तरह से, या जो भी यूट्रस है उसका बंद होना बेटा इस तरह से डक्ट की तरह होता है, किसी तरह से बंद हो रखा है, इस तरह से बंद है, तो वहां पे भी बेटा आप इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी आप कंसीव नहीं कर पाते। दो तरह से फर्टिलिटी होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उन पेशेंट्स में आती है जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं करा, या इससे पहले कभी वो मां नहीं बनी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए जो पहले कंसीव कर चुकी है, अब दूसरा बच्चा या तीसरे बच्चे की ट्राई कर रहे हैं, उसके केस में वो कंसीव नहीं कर